नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। दोस्तों ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट सीरीज डिस्कशन फॉर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर। दोस्तों ठीक है, सो रिगार्डिंग दैट वी वर डिस्कसिंग टेस्ट 1 solution, right? I hope this initiative is helping in your preparation for assistant enforcement commissioner, enforcement officer, account officer for EPFO। ठीक है, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है एग्जाम। सो अभी 30 दिन से भी कम बचे हैं दोस्तों। सो यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल MCQs एंड रीड द रिवाइज द कंटेंट। ठीक है, सो इन दैट series only we are discussing our initiative on labor laws, industrial relations, social security, computer and other accounting topics। ठीक है, so for that also we have test series दोस्तों। so 10 testing उसमें e-book भी मिलेगा। ठीक है, तो for that test series only test 1 we are discussing for top 50 questions। ठीक है, test 1 का part 2 today we will discuss। part 1 we have discussed 10-15 questions। now we will start our part 2 for test 1 solution, right? ठीक है दोस्तों, if you are interested, if you want to join test series for especially on labor laws, industrial relations, social security and computer and other topics, ठीक है, more than 500 around 1000 MCQs on these topics, so you can join our test series दोस्तों। still it is available in just 199 rupees। you can contact on this WhatsApp number। ठीक है, and also link is given in the description box। you can join Telegram channel where you will find all the details about how to join this initiative, right? चलिए स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर टेस्ट डिस्कशन पार्ट 2, राइट? ठीक है, ठीक है दोस्तों, होप दिस इंस्टीट्यूट इज हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन दोस्तों। ठीक है, जस्ट ओनली टू हेल्प aspirants we have made this initiative because we felt that these topics are very difficult to get good content and proper content। that's why we thought there should be a content initiative on these labor laws, industrial relation and these topics। ठीक है, so in this series only we are doing labor law challenge also there, where we are discussing daily 5 to 10 questions MCQs and now this is complete test series on that topic, right? चलिए, तो we have discussed this till now दोस्तों। 10 questions we have discussed। this is we will start from 11th question, right friends? we will start from 11th question। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सॉरी, ठीक है दोस्तों, तो we'll start our initiative from 11th question। तो you can see here 11th question। ठीक है, इट इज आस्किंग अटल पेंशन योजना लॉन्च इन विच ईयर। अटल पेंशन योजना किस ईयर में लॉन्च की गई थी दोस्तों? यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, 2018, 2019, 2014, 2015। सिंपल क्वेश्चन है बट दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी वी हैव टोल्ड मेनी टाइम दोस्तों। ठीक है, आपको 2-3 स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे 2015 दोस्तों। दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 फॉर पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए पेंशन का प्रोविजन लेके आया था दिस अटल पेंशन योजना। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, प्रोविजंस है, वो हमारी ई-बुक PDF में दिया है दोस्तों, वेयर यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज स्कीम्स, राइट? एंड सोल्यूशन की PDF में भी फैक्ट रिलेटेड फैक्ट्स आर मेंशन्ड। ओके, चलिए 12 क्वेश्चन वी विल सी। सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑलरेडी आई टोल्ड दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, टू प्रोवाइड अ पेंशन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है, सही है? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड दैट अटल पेंशन इज रिलेटेड विद द पेंशन फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रिलेटेड विद द एक्सीडेंटल बेनिफिट फॉर पीपल। ठीक है, जो किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर नहीं कवर होते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो एक कॉमन पीपल के लिए, उनके लिए क्या है कि ये एक एक्सीडेंटल बेनिफिट है। एक्सीडेंटल बेनिफिट है 2 लाख का, 2 लाख। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एज बिटवीन 18 to 70। यस दोस्तों, इट इज करेक्ट। एज पर दिस स्कीम द एज एनीबडी हु इज in between 18 to 70 years he is eligible for joining this Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, right?
थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, प्रीमियम आर एस 12 रुपीज पर एनम। एक्चुअली ये दिस प्रीमियम अमाउंट इज हैज इंक्रीज नाउ, इट इज 20 रुपीज, बट ओके इट इज दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड एज द इन कीपिंग इन द माइंड ऑफ द ओल्ड प्रीमियम, तो दिस आल्सो वी विल कंसिडर एज करेक्ट ओनली, राइट। अभी ये क्या है, 20 रुपए कर दिया गया है बढ़ा के, राइट। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो टैक्स बेनिफिट दोस्तों इसके अंदर नहीं अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 and 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन कंसिडरिंग इट इज एज अ ओल्ड प्रीमियम, राइट। चलिए 13 देखिए यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। इट इज पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन एंड देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन लेबर topic and constitution, so these topics are very very important because there is a overlapping, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 39A, 43A, 43B एंड 42। तो आपको क्या लगता है उसको आंसर, आर्टिकल 43। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। DPSP आई ऑलरेडी टोल्ड यू, DPSP जो है, ठीक है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है। All those topics of constitution are very very important. You should remember all the articles from 12 से 35 से लेके 36 से 51 जो DPSP है, ठीक है। 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, राइट। प्रियम्बल जो हमारे जो प्रस्तावना है, those articles, those things you should remember by heart, by words, okay. If you want to clear this examination, those topics are, those articles are very very important. Any examinations there will be questions on those topics mostly, ठीक है। 50% question will be on based on these topics only: fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy, ठीक है, citizenship या जो preamble है, states and union, all those topics are very very important, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है देखिए 43A। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से अगेन एक क्वेश्चन है, द प्रोविजन स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ मेंशन अंडर विच आर्टिकल दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आर्टिकल 42। ये भी फैक्चुअल है, आपको याद रखना है ये चीजें, बार बार रिवाइज करेंगे तो दीज टर्म्स एंड दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड यू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूशन अंडर कंस्टिट्यूशन इवॉल्व इन विच केस। आपको पता होगा मूल ढांचे का जो कंसेप्ट है, ठीक है, संविधान के मूल ढांचा, उससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो किस केस से इवॉल्व हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है, शंकरी प्रसाद केस, मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये चारों केस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज केसेस आर जस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जुडिशियल जजमेंट इन द केस ऑफ फंडामेंटल नॉट यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संविधान के परिप्रेक्ष्य में दीज 4 जजमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। दे आर माइलस्टोन्स इन द जर्नी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसका आंसर दोस्तों क्या है, यहाँ पे सी है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, सी, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, जो इसका सही आंसर है दोस्तों 1973 में जो आया था, ठीक है। तो इस केस से इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इवॉल्व हुआ था। जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि ऐसे ढांचे जो कि संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है, जो कि संविधान का एक सार है, जिस्ट है, और यू कैन से हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज थिंग्स यू कैन नॉट चेंज बाय constitutional amendment. That is the meaning of that, कि as per Supreme Court judgment or this basic structure concept says that कि any part of constitution can be changed by the parliament or legislature, ठीक है, but the basic structure of constitution should not be disturbed. So this is the condition right now. Article 368 जो कि जो सब constitutional amendment से related है दोस्तों, दो संवैधानिक संशोधन होता है आर्टिकल 373 की 68 के हिसाब से, उसके हिसाब से आप कोई भी पार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ वीक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सप्ताह का मीनिंग क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट जो कारखाना अधिनियम है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, सॉरी, वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट द मिड नाइट ऑन सैटरडे। सैटरडे मिड नाइट से शुरू होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, वीक मीन 7 days बिगिनिंग एट द मिड नाइट ऑन संडे नाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑन मंडे नाइट एंड नन,
ऑप्शन इसका दोस्तों क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों ए। जो फैक्ट्री के एक्ट के हिसाब से वीक स्टार्ट होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे मिडनाइट, राइट। तो संडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ वीक। नॉर्मली हमारे हिसाब से क्या लगता है कॉमन सेंस के कि मंडे शुड बी द फर्स्ट डे इन द वीक, लाइक वी काउंट, ठीक है। बट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे मिडनाइट, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीक का जो पहला दिन होता है वो छुट्टी होती है, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रोटेक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स एंड इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच स्पेस पर वर्कर इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग द फैक्ट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 1948 के हिसाब से कितना मिनिमम स्पेस चाहिए दोस्तों, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 14.2, 14.6, 16.2, 16.4 क्यूबिक मीटर। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ, फैक्चुअल है 14.2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। दीज फैक्ट्स आर मेंशन्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ऑल्सो in our e-book on labor laws. These facts are mentioned and they are act wise, every act there will be, we will find bullet points for every important acts like factories act, the minimum wages act, the payment of wages act, EPFO act, ठीक है। सारे एक्ट के जो बुलेट पॉइंट्स हैं हमारी ई बुक में दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज हमारा, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑन द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स दीज आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर दोस्तों बी, आर्टिकल 38I में दिस द वेलफेयर ऑफ पीपल एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करें। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टाइटनिंग इम्पैक्ट्स ऑफ टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है उसको टाइट करने के क्या इम्पैक्ट होंगे। तो पहला ऑप्शन दिया क्या हुआ है, राइज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपको क्या लगता है दोस्तों, सर सही है गलत है? बेसिक इकोनॉमिक्स आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई के द्वारा गवर्न की जाती है। आरबीआई इज इंचार्ज फॉर दिस मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका क्या है एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है। एवरी 2 months देयर इज अ मीटिंग, दे यूज्ड टू मीट, ठीक है। एवरी 2 बाई मंथली देयर इज अ मीटिंग ऑफ एमपीसी, देयर दे डिसाइड ऑल द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, राइट। अगर टाइटनिंग करते हैं, टाइटनिंग का मतलब क्या है कि बैंक रेट विल बी इंक्रीज्ड, लोन जो होंगे महंगे हो जाएंगे, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स विल बी, रेपो रेट दे विल इंक्रीज, ठीक है, दे विल इंक्रीज रेपो रेट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोग कम लोन लेंगे, फैक्ट्रीज कम लगाएंगे लोग, तो इससे क्या है सर्कुलेशन में मनी कम होगी। फाइनली व्हाट विल हैपन, मनी जब कम होता है मार्केट में, पैसा कम होता है दोस्तों, तो क्या होता है, राइज इन प्राइस लेवल नहीं होगा, रॉन्ग है, देयर विल बी ड्रॉप इन प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स। तो नॉर्मली व्हाट हैपन, टाइटनिंग ऑफ मनी पॉलिसी कब किया जाता है, जब इन्फ्लेशन को कर्टेल करना होता है, जब इन्फ्लेशन को चेक करना होता है, इन्फ्लेशन को कम करना होता है, महंगाई को कम करना होता है, देन दे विल फॉलो टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट फ्रेंड्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, हायर अनएम्प्लॉयमेंट क्या, कैसे कि सपोज फैक्ट्री में लोन कम लेंगे, फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो उनका जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा, तो देन दे विल गो फॉर ले ऑफ्स एंड रिट्रेंचमेंट ऑफ देयर वर्क फोर्स। इट मीन देयर विल बी मोर अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज नई फैक्ट्रीज भी नहीं लगेंगी तो नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं होगा। फाइनली व्हाट विल हैपन, विल लीड टू द हायर अनएम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आई यू टोल्ड यू, अगर नई फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, मनी की सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो ग्रोथ कहाँ से होगा, तो ये भी डिक्लाइनिंग, ये करेक्ट। इनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, नो दिस इज रॉन्ग। कैसे होगा इन्वेस्टमेंट, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हाउ दे विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट, नो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन यहाँ पे है बी, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे भी गया गलती से, ठीक है। चलिए
21 क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.5 and 7% इन फाइनेंशियल 2023. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इंडियाज ग्रोथ ड्राइवर इन फाइनेंशियल 23 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, रिबाउंड इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, देखिए पहला ऑप्शन है. थ्रस्ट ऑन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज ड्यू टू एडवांटेज ऑफ बेस इफेक्ट. तो इसके हिसाब से दोस्तों क्या कह रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से क्या है कि रिबाउंड डोमेस्टिक, दे आर बिलीविंग दैट कि देयर विल बी इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन. ठीक है, तो रिबाउंड इन डोमेस्टिक कंजम्पशन करेक्ट है. थ्रस्ट ऑन पब्लिक कैपिटल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट कि गवर्नमेंट विल एक्सपेंड मोर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, उसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ेगा. तो दोनों करेक्ट हैं. तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए करेक्ट क्या है, ए 1 and 2. ये तीसरा रॉन्ग है, तीसरा नहीं करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 22वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. बहुत इंपॉर्टेंट है, LFPR पूछा जाता है दोस्तों. परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन देखिए आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ए कह रहा है. ऑप्शन बी द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयबल. ठीक है, ऑप्शन सी परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, डी क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर. तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर सी है. सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऐसे लोग जो या तो एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, उनका परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि अराउंड इंडिया में 25 से 30% के हिसाब से है. महिलाओं का बहुत ही कम है, 20%. इंडिया बाकी लोगों का 35%, मोर देन 30% आई थिंक. ठीक है, बट लेडीज स्टिल इट इज अराउंड 22% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज देयर, राइट. चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैच्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए हम, क्रेच, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट एड बॉक्स. आपको क्या लगता है दोस्तों, क्रेच होता है, कैंटीन ऑलरेडी वी हैव सीन, फर्स्ट एड बॉक्स आल्सो इट इज मेंशन्ड इन फैक्ट्रीज एक्ट. तो ये ट्रांसपोर्ट दोस्तों दिस इज नॉट स्टैच्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर दिस एक्ट. ठीक है, तो ये सी इज द आंसर हियर, सी इसका नहीं है. ठीक है दोस्तों, राइट. आई होप अंडरस्टूडिंग. चलिए, द कंस्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी इज अंडर द विच एक्ट इट इज इनएक्टेड. ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखो ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, मैटरनिटी बेनिफिट 1965, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. तो ये साइट अप्रेजल कमिटी, साइट अप्रेजल मतलब कि जहाँ पे साइट पे काम होता है दोस्तों, तो ये बी है इसका दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट अप्रेजल. ये अच्छा क्वेश्चन है. चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं. तो टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. ये फिर से क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों. ये कह रहा है कि 1948 के पहले दूसरा रेगुलेशन था. आफ्टर दिस एक्ट 1948 फैक्ट्रीज एक्ट द रेगुलेशन चेंज्ड एंड क्राइटेरिया आल्सो चेंज. तो पहले क्या था, पहले क्राइटेरिया दोस्तों क्या था, यहाँ पे देखिए ये था. ठीक, 9.9 क्यूबिक मीटर फॉर फैक्ट्रीज बिल्ट बिफोर 1948 एंड 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर दोज बिल्ट आफ्टर 48, जो अभी भी यही एग्जिस्टिंग है. तो इसका आंसर क्या होगा, सी. चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं. तो 26th, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 hours पर डे and 48 hours per week include spread over or minimum working hour, include rest interval period, do not include rest interval period. तो यहाँ पे दोस्तों जो ये है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली 9 hours है. ठीक है, दिस 9 hours पर डे, मैक्सिमम देयर इज ए लिमिट की 9 hours पर डे एंड 48 hours पर वीक, एंड ऑल्सो इट डज नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड. ठीक है, ये रेस्ट इंटरवल पीरियड नहीं काउंट होता है इसमें. ठीक है, इसमें ओनली लंच पीरियड काउंट होता है. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी. जो 9 hours 48 hours का जो क्राइटेरिया है उसमें रेस्ट इंटरवल पीरियड इज नॉट काउंटेड या नॉट इंक्लूडेड. राइट फ्रेंड्स, क्लियर आई थिंक. एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सॉल्व एंड ट्राई टू डिस्कस. ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक आपको लगता है, ठीक है, कुछ डाउट लगता है, कुछ क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ पे गलत हो सकता है, तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव एंड वी विल करेक्ट आंसर्स. ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट इज नॉट ट्रू. फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है. तो ऑप्शन देखें, देखिए देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट रिलेटिंग टू कंस्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ द, देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट रिगार्डिंग द सेटिंग ऑफ सेफ्टी कमिटी. The Act does not have provision related to setting of the welfare committee. The Act has a provision related to establishment of grievance committee. दोस्तों
आपको क्या लगता है इसका आंसर दोस्तों क्या है यहाँ पे? ठीक है, 27 क्वेश्चन दोस्तों, 27 क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे 27 हमारा सोल्यूशन शीट है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए सोल्यूशन शीट में आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, these schemes are also we have given in detail दोस्तों। ठीक है, that also you can find our solution sheet, right here you can see। ठीक है, राइट, यहाँ पे देखिए ये जो फैक्ट्स है ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों, राइट। तो ये 27 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 27 क्वेश्चन वी कैन सी, सॉरी, ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एज पर फैक्टरीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, ये देख लिया आपने। दैट हैज प्रोविजन रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवियंस कमिटी, ये रॉन्ग है दोस्तों। देयर इज नो एनी प्रोविजन फॉर ग्रीवियंस कमिटी इन अंडर दिस फैक्टरीज एक्ट। ठीक है, 1948 मैनेजिंग कमिटी भी है इसमें। ठीक है, सेफ्टी कमिटी भी है, मैनेजिंग कमिटी ऑफ कैंटीन एंड वेलफेयर कमिटी का प्रोविजन भी है, बट देयर इज नो एनी प्रोविजन फॉर ग्रीवियंस कमिटी, राइट। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28वां, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, पावर टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, सर्टिफाइंग सर्जन, द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, डी, स्टेट गवर्नमेंट इज empowered to prescribe the form of certificate of the fitness to work in a factory, right? अच्छा क्वेश्चन है। These facts you will find in the Factories Act when you read there they have mentioned all those provisions। ठीक है दोस्तों, इसलिए सारे एक्ट जो हैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स यू हैव टू रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द definition of worker under the Factories Act is incomplete। जो फैक्ट्रीज एक्ट में वर्कर्स की डेफिनेशन दी गई है उसमें से फॉलोइंग में कौन सा इनकम्प्लीट है, क्या अधूरा है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में वर्कर का जो एक मजदूर की डेफिनेशन है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए क्या है, पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय थ्रू एनी एजेंसी, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, फॉर रेम्यूनरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी है दोस्तों। यहाँ पे फॉर रेम्यूनरेशन और विदाउट रेम्यूनरेशन ऑल्सो दैट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि विदाउट रेम्यूनरेशन ऑल्सो इफ समबडी इज वर्किंग ही विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्कर, राइट। तो विदाउट रेम्यूनरेशन भी, ठीक है, तो ये अधूरा है दोस्तों, सी इसका आंसर है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं, 30 सॉरी। एम्बुलेंस रूम शैल बी प्रोवाइडेड इफ, ए ऑप्शन क्या है, 30 women workers employed under management act, crutch is employed under the Factories Act 1948, 500 workers are employed in the factory under the Factories Act 1948, the Workmen's Compensation Act 1923 is applicable to the factory। एम्बुलेंस रूम कब प्रोवाइड करना कंपलसरी है दोस्तों किसी भी फैक्ट्री में, ये पूछ रहा है, सिंपल सा, उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आंसर क्या है इसका, सी, 500 workers are employed in any factory under the Factories Act, then there should be a ambulance room, right, in within the factory। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, सी, राइट फ्रेंड्स। तो हमने देखा दोस्तों अपने जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1 का डिस्कशन चल रहा था, हमने देखा ये पार्ट 2, इसमें 20 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंडिंग एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्लेरिफिकेशन यू वांट। ठीक है, so please like and subscribe our channel and please share this channel also so that we can get motivation for more such videos, right। thank you दोस्तों for watching this video। ठीक है, see you in the next lecture with the next topic and next question। ठीक है दोस्तों, thank you, thanks a lot।